नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच। अब क्या करें, देश में एक ही मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है और राजनीतिक सरगर्मी टीएमसी से जुड़ी हुई बहुत सारी दिलचस्प तस्वीरें प्रस्तुत कर रही हैं और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि भाई टीएमसी में तो खेला हो गया है। ममता बनर्जी भले ही दावे ठोक रही हूं कि ऑल इज वेल है। ममता बनर्जी के साथ जो बचे कुचे लोग हैं, जो अभी बिखरे नहीं हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो भागी हुए हैं वो गद्दार हैं, भगौड़े हैं। लेकिन इन सब के बीच आज सबसे बड़ा सवाल टीएमसी की हार का नहीं है। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी अब ममता बनर्जी के हाथ से ही फिसल रही है। जिस पार्टी ने 28 साल तक पश्चिम बंगाल की राजनीति पर राज किया, जिस पार्टी में ममता बनर्जी का एक इशारा ही अंतिम आदेश माना जाता था, आज उसी टीएमसी में पंचायत से लेकर संसद तक, यानी छोटी से लेकर सबसे बड़ी इकाई तक सिर्फ और सिर्फ बगावत की आग धधक रही है। बगावत, जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद जो असंतोष शुरू हुआ था वो अब खुले विद्रोह में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद चेहरे रहे नेता अब नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। बाकी नेताओं का दावा है कि दर्जनों विधायक उनके साथ हैं। वहीं दूसरी ओर लोकसभा में भी टीएमसी के सांसदों के एक बड़े समूह ने अलग रास्ता पकड़ने के संकेत दे दिए। कल 20 के लगभग जो सांसद थे वो अलग होने का संकेत दे चुके हैं। ऐसे में इतने गंभीर हालात हो गए हैं कि पार्टी को अपने संगठनात्मक ढांचे तक को भंग करना पड़ा है। सवाल उठ रहा है कि अगर पार्टी में सब कुछ ठीक था तो फिर यह कदम क्यों उठाना पड़ा। क्या यह संगठन बचाने की कोशिश है या टूट को रोकने की आखिरी कोशिश है। और अब यह लड़ाई सड़क या संगठन तक सीमित नहीं रही है। संसद में बगावत की गूंज सुनाई दे रही है क्योंकि जो सांसद हैं उनके बीच में ये बगावती तेवर सामने आ रहे हैं। बागी सांसदों का दावा है कि बड़ी संख्या में जो सांसद हैं उनके साथ हैं और उन्होंने अलग संसदीय पहचान की दिशा में कदम बढ़ा भी दिया है। लेकिन दिल्ली में टीएमसी ने पलटवार जो शुरू किया है, ये बताने की कोशिश की है, खासतौर से ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होकर, कि अभी भी उनका दम खत्म नहीं हुआ है। वो स्ट्रीट फाइटर थी और अभी भी वैसे ही फाइट करती रहेंगी। लेकिन एक तरफ वो इंडी गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ उनकी खुद की पार्टी कमजोर हो रही थी, टूट रही थी। इस बीच आज टीएमसी के बड़े नेता कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बागी सांसदों पर सीधा हमला करते हैं, बागी सांसदों को भगोड़ा और गद्दार करार देते हैं। राजनीतिक रूप से उन्हें अनैतिक बताया जाता है और साथ ही साथ आरोप लगाया जाता है भाजपा के साथ सांठ-गांठ का। कहा गया कि अगर शिकायत है तो सांसद पद से इस्तीफा देकर जनता के बीच जाएं। उन्होंने सवाल उठाया कि जो नेता टीएमसी के टिकट पर जीत कर आए वो अब एनडीए का समर्थन करने की बात कैसे कर सकते हैं। कीर्ति आजाद ने तो यहां तक कहा कि जिन लोगों को ममता बनर्जी ने पहचान दिलवाई वही आज पार्टी की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। वहीं कल्याण बनर्जी ने बागियों को गद्दार और भाजपा के हाथों का खिलौना करार दिया। तो ऐसे में आज रण क्षेत्र में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टीएमसी में शुरू हो चुका है ऑपरेशन टूट और क्या अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव ने पार्टी के भीतर असंतोष को जो पनप रहा था उसे आखिरकार विस्फोट बना ही दिया है। और उधर क्योंकि अभिषेक बनर्जी की बात है तो अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि सीआईडी आज एक बार फिर से वो जो गलत हस्ताक्षर हुए थे उसे लेकर अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची थी, ममता बनर्जी के घर पर पहुंची हुई थी। इन सब के बीच सवाल ये भी है कि क्या ममता बनर्जी पहली बार अपनी ही पार्टी में चुनौती का सामना कर रही हैं, क्योंकि इसके पहले तो ममता बनर्जी जो कहती थी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से लेकर सभी नेता उसी बात को अमल करते हुए, उसे निर्देश आदेश मानते हुए उस पर चल पड़ते थे। लेकिन अब तो ममता बनर्जी के सामने ही वो चुनौती बन चुके हैं। और ऐसे में क्या टीएमसी का शिवसेना और एनसीपी वाला पल
सामने आ चुका है। आज इसी पर करेंगे हम बड़ी बहस। रणक्षेत्र में आज कुछ ही देर में आज के खास अतिथि जुड़ जाएंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन क्योंकि तस्वीरें बड़ी है और इन सब के बीच तस्वीर यह भी है कि ममता बनर्जी ने कल से लेकर आज तक में यानी अगले 26 घंटे के अंदर सोनिया गांधी से 2 बार मुलाकात की है। तो ये तमाम जो कवायद है वो क्या कहती है और जो खेला टीएमसी में हो गया है वो ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा चैलेंज लेकर आ रहा है, इन तमाम परिस्थितियों को समझेंगे। उससे पहले चंद रिएक्शंस आपके सामने रखते हैं। चीफ मिनिस्टर है, तेरा साथ ईडी है, तेरा साथ सीबीआई है, तेरा साथ पूरा भारतवर्ष का पावर है और मेरा साथ मामाटी मानुष है, मां मेरा पार्टी है। तो एनडीए पार्टी नहीं है, गुट है। आपको मर्ज करना पड़ेगा बीजेपी में। तो वहां तो सीएम ही भ्रष्टाचारी है, बैठा हुआ जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है। तो फिर आप क्या 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 कह रहे हो? यहाँ कह रहे हो भ्रष्टाचार, वहां भ्रष्टाचार। सबसे बड़े तो सुखेंदु शेखर। 20 means that above 2/3 of the MPs, because presently 28 MPs are there. I have also heard from the media. I was busy in doing some work because former mayor of Calcutta and very important leader, important minister, he was also in the Mamata Banerjee cabinet. साठ से अधिक विधायक भी आज तृणमूल कांग्रेस को असली तृणमूल कांग्रेस बोलकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से दूर हट रहे हैं। और अब सांसदों ने भी ये निर्णय लिया है कि वो तृणमूल कांग्रेस जो अभिषेक बनर्जी वाली है उसके साथ नहीं चल सकते। अब किसी को डिनायल मोड में रहना है, डिल्यूजनल मोड में रहना है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। अब देखिए, ये उनकी पार्टी की आंतरिक समस्या है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिसकी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं होती है और जिस पार्टी का कोई विजन नहीं होता है उसका यही असर होता है। हाँ, माटी मानुष तो दिखा दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मानुष माटी की बात ना करें। बाकी उनके पास एक छोटी सी पार्टी बच गई है। बाकी उनको जो है सो टूटी हुई ममता बनर्जी का एक नेतृत्व रह गया उनके साथ। बाकी न जनता का समर्थन है, ना ही उनके पास कोई मां माटी मानुष है। इसलिए उनका ये कहना गलत है कि माटी मानुष आज की तारीख में उनके साथ है। ये टीएमसी के लोगों को लड़ना चाहिए, लड़ के काम करें। केवल जो आज डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, मुझे लगता है कि उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और त्याग की भावना से पद छोड़ देना चाहिए। पद आपका व्यक्तित्व बड़ा होना चाहिए। पद तो आते जाते रहते हैं, और अगर व्यक्तित्व बड़ा नहीं बनाएंगे तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जैसे अन्य लोगों को खाक चाट गई, उसी प्रकार उन लोगों को भी जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं उनका भी पूरी तरीके से सफाई कर देगी। ये तृणमूल या बंगाल या ममता जी का संकट नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का संकट है। कोई भरोसा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। वन नेशन, वन पार्टी, वन लीडर, तहस नहस कर डालो। अरे भाई, आप एक चुनाव जीत गए, टीएमसी को रहने दीजिए जब तक एक पार्टी को तोड़ेंगे नहीं। अब यही टीएमसी वाले जो हैं वो उनकी आंखों के तारे बन जाएंगे। कल तक यही टीएमसी वाले घोटालेबाज थे, धोखेबाज थे, कट मनी लेते थे ये वो। तो अब बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आकर गोता लगाएंगे, गंगा जल से छिड़के जाएंगे और बीजेपी ज्वाइन करके वाह वाह हो जाएगी। इसके लिए टीएमसी और उनका नेतृत्व स्वयं दोषी है। और अब टीएमसी का भविष्य तो रहा नहीं। 2026 के चुनाव में जनता ने यह तय कर दिया है। और जिन्होंने पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी खत्म की, तो उनकी पार्टी में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। तो डिक्टेटरशिप में पूरी पार्टी चलाई है। और ये सारा इशू शुरुआत हुआ है जैसे ही चुनाव हारे, उसके बाद भी अभिषेक बनर्जी का रवैये में कोई परिवर्तन नहीं था।
तो सवाल यही है कि टीएमसी में जो विद्रोह हो रहा है वो ममता पर अविश्वास का क्या बड़ा संकेत दे रहा है, संदेश दे रहा है। आइए खुलकर करेंगे बात। स्वागत करते हैं आज के गेस्ट पैनल का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए चंद्रशेखर बसोतिया जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी। हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट पीयूष मिश्रा जी आ चुके हैं और तृणमूल कांग्रेस से अभी कुछ ही देर में हमारे साथ अतिथि जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सबसे पहले चंद्रशेखर बसोतिया जी आपके पास ही आ रही हूँ। हालांकि मैं टीएमसी के साथ शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन अभी शायद टीएमसी के गेस्ट हमारे साथ जुड़ नहीं सके हैं। लेकिन बसोतिया जी, सवाल ये है कि आरोप आप पर लग रहा है, आरोप लग रहा है कि ऑपरेशन लोटस के तहत ये सारी कहानी खेली जा रही है। ये सब कुछ जो हो रहा है टीएमसी के अंदर, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही रिस्पॉन्सिबल है। बड़ा आरोप है आप पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और जस करनी तस भोगत जाता और नरक जात फिर क्यों पछताता। आपने जो बोया आज वो बटवृक्ष आपको ही खा रहा है। आप अधिक छावदार रहती, जनता के प्रति लॉयल रहती, तो आपके नेता आपके प्रति लॉयल रहते। आपने क्या किया जब सरकार बने? आपकी पृष्ठभूमि क्या है? आपने गद्दारी की कांग्रेस से। कांग्रेस ने आपने सब कुछ दिया, पर जब कांग्रेस आपकी जिद नहीं मानी तो आपने कांग्रेस को तोड़ दिया, तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। उसके बाद आने के बाद आपने क्या कहा, 11 में बदला नहीं बदल होगा। टीएमसी से सीपीएम के तमाम लोगों को आपने अपनी जगह ले लिया, सीपीएम को आपने खत्म कर दिया। आज आप बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में आपको कहता हूं कहीं भी षड्यंत्र में भारतीय, देखिए जो स्वयं दल मरने वाला हो, जिसकी आइडियोलॉजी नहीं हो, जिसका कोई मार्गदर्शन नहीं हो, जिसका कोई नेतृत्व नहीं हो, वो इतिहास गवाह है, वो दल मिट्टी में मिल गया है। आप देखिए, मैं उदाहरण दे दूं, समाजवादी पार्टी, बाप बेटा बाप बेटा बाप बेटा, कोई नेता नहीं, आज किस हाशिए पे है। राष्ट्रीय जनता दल, बाप बेटा कोई पार्टी नहीं है। उसके अलावा बिहार में और 2-3 दल थे, उनकी परिस्थिति क्या है। महाराष्ट्र में चले जाइए, शिवसेना, बाला साहब थे तो एक आइडियोलॉजी थी हिंदुत्व, और ये जो है उद्धव ठाकरे, इन्होंने सबसे पहले हिंदुत्व में तिलांजलि दे दी, ये लगे अपनी दुकान लगाने। आज हर्ष क्या हुआ। इसके बाद आप उड़ीसा में आ जाइए, वहां पे आप देखने से, और बंगाल में जब तक ममता बनर्जी के टीम में अभिषेक बनर्जी नाम के कॉर्पोरेट हेड तोलाबाज नहीं थे, तब तक ये पार्टी सही थी, क्योंकि सबका साथ था, और सबका साथ था, सबका विचार था। पर जब से ये आए तो ऐसा लगा नेता जो जमीन से जुड़ के जो लोगों के बीच के थे, वो तो नगण्य हो गए, स्टाफ हो गए, और बाबू साहब अपने कमरे में बंद हो गए। बाबू साहब एक कंपनी को हायर कर लिए, कंपनी ने बोला इसको हटाओ, बाबू साहब ने हटा दिया। उन्होंने बोला इसको लेके आओ, उससे पैसा ले। तो इसका हर्ष यही होना था। आज बोल रही है बसोतिया जी, आपने पूरे विस्तार से बता दिया कि क्या कारण था, लेकिन आरोप जो आप पर लग रहा है इस पर कोई आप पूरी खुलकर नहीं बोल पाए, क्योंकि ऑपरेशन लोटस ये शब्द तो पहले भी आया है ना, और एक बार फिर से यही आरोप। आपने भले ही कहा कि कांग्रेस के साथ भी दगाबाजी ममता बनर्जी ने की, लेकिन यहाँ पर तो वही कांग्रेस कह रही है कि सारा कुछ खेला तो बीजेपी करा रही है। लवनी जी, जो व्यक्ति काम करता है उसकी लोग आलोचना भी कर देते हैं। तो आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस क्या दूध की धुली भी है। आजादी के 75 साल हो गए, कांग्रेस में गांधी से ऊपर को उठा क्या? बेचारे खड़गे जी है, वो भी सेकंड लाइन में खड़े थे, राहुल जी इशारे करते तो उठते, उनसे हमें उम्मीद नहीं है। और रहा ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन फाइनल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आई है जनता के भरोसे, जनता की उम्मीदों पे, और हम जनता की उम्मीदों को पूर्ण करेंगे। कौन किसमें जा रहा है कौन नहीं जा रहा है हमें कोई मतलब नहीं। तो आप लोग क्या, अगर जो वो बागी सांसद हैं जिन्होंने कल भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात की, जिन्होंने एक बाकायदा हस्ताक्षर किया और लेटर तैयार कर लिया, और वो ये कहते हैं कि हम एनडीए को समर्थन देते हैं, तो क्या बीजेपी उनका स्वागत कर रही है? कि बीजेपी ने एनडीए स्वागत कर रही है, क्योंकि बीजेपी अकेली नहीं है, एक एनडीए का समूह है। और यदि राष्ट्र के निर्माण में कोई आएगा तो उनको स्वागत। चलिए चंद्रमोहन जी, राष्ट्र के निर्माण में अगर कोई आएगा तो भाई स्वागत है, बीजेपी नहीं, वो तो एनडीए, मतलब एक गठबंधन का हिस्सा वो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, उन्होंने एक बात तो शुरुआती दौर में कही कि कांग्रेस को भी ये बात समझनी चाहिए। ममता बनर्जी ने तो कांग्रेस के साथ भी दगाबाजी की थी, और आज वही कांग्रेस बीजेपी को पर दोषारोपण दे रही है, लेकिन टीएमसी का इतिहास नहीं देख रही है।
चंद्रमोहन जी। लावनी जी, मैं अपने जो मित्र है हमारे भाजपा के, उनकी बात से शुरुआत करता हूं कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं, उसमें एक बात और जोड़ देनी चाहिए, ना दीन ना ईमान, सत्ता चाहिए होकर बेईमान, पूरी तरह से बेईमान होकर सत्ता चाहिए और बिल्कुल लोकतंत्र की लुटेरे बनकर सरकारें लूटनी है, एमएलए लूटने हैं, एमपी लूटने हैं और विपक्ष को मुक्त कर देश के अंदर सरकार चलानी है और अनैतिकता से पूर्ण चलानी है। जब प्रश्न पूछा जाएगा तो कांग्रेस पे चले जाएंगे। अरे प्रश्न आपके ऊपर है, आज आपसे देश बार बार पूछ रहा है, चाहे वो युवा हो, पत्रकार हो, विपक्ष का नेता हो या देश का कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि आपने आज देश के अंदर कौन सा रोल मॉडल पेश करा। आप भ्रष्टाचार की आवाज लेके आए थे तो आप तो भ्रष्टाचारी को अपने साथ जोड़ लेते हैं और भ्रष्टाचारी ही मुख्य व्यक्ति को, कहने वाले को मुख्यमंत्री बना देते हैं। क्या 5 लाख के घोटाले की बात देश के प्रधानमंत्री ने किसी बंगाल के चीफ मिनिस्टर को जो बनाया उनके लिए नहीं करी थी? क्या भ्रष्टाचार की बात इनके साथ नहीं करी थी? ये तो प्रेजेंट उदाहरण है, पिछले उदाहरण की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। आपने बेरोजगारी मुक्त भारत की बात करी थी तो बेरोजगार के अंदर भी आपने इसको शीर्ष में कर दिया। आप एक महंगाई डैन बना के लेके आए थे कि महंगाई डैन खा जाता है, लेकिन आज तो महंगाई डैन नहीं, आज डायनासोर बनकर लुटेरों की सरकार लोकतंत्र को भी लूटे जा रही है। अब आती है टीएमसी की बात। बिल्कुल ठीक है कि विश्वासघात के अंदर जिस विश्वासघात की दोषी टीएमसी भारतीय जनता पार्टी को कलकत्ता लेके गई थी और कांग्रेस से दूरी बनाई थी, आज उसी ने उसी को डस लिया और आज ये बात ममता जी को महसूस हो रही है। लेकिन कांग्रेस जो विपक्ष की ताकत है, राहुल गांधी और कांग्रेस एक वो अम्ब्रेला है जिस अम्ब्रेला के नीचे देश की सभी क्षेत्रीय पार्टियों को आना पड़ेगा अगर इसको भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है। पूछ लीजिएगा, क्योंकि कल उन्होंने जिस तरीके से आप लोगों को आईना दिखाया है, राहुल गांधी को और कांग्रेस को आईना दिखाया है, वो समझने की बात है कि अखिलेश स्वीकार करेंगे भी या नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। खैर, आज मुद्दा ये नहीं है कि स्वीकार करेंगे या नहीं, मुद्दा ये है कि ममता बनर्जी के साथ जो हो रहा है, आप एक तरफ कहते हैं कि ये बीजेपी, आप लोगों की पार्टी के नेता भी बीजेपी पर ही आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर के खुद के नेता अधीर रंजन चौधरी क्या कहते हैं? क्या आपने उनका बयान सुना? उन्होंने तो सीधे सीधे ममता बनर्जी को ही इसके लिए दोषी करार दे दिया है। तो ये दो बातें एक साथ कांग्रेस में कैसे चल रही हैं? कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो चीजें होती है वो हमारा आलाकमान, अधीर रंजन चौधरी सोनिया जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी। ठीक है, अधीर जी कुछ है या नहीं? अभी कांग्रेस में ही है ना वो तो? अधीर रंजन चौधरी अभी कांग्रेस में ही है ना? देखिए, अधीर रंजन चौधरी जो अपना बयान दे रहे हैं वो अपने क्षेत्रीय रूप के अंदर दे रहे हैं जो कलकत्ता के अंदर है। लेकिन अगर हम इंडिया गठबंधन के तहत देखें और नेशनल पार्टी के रूप में देखें तो राहुल गांधी जी ने ममता बनर्जी को फोन करके उनकी जो सिचुएशन इस सरकार ने करी उसके ऊपर बिल्कुल एक दोस्ती और हमदर्दी का हाथ बढ़ाया जो कांग्रेस हमेशा हर उस पार्टी के साथ नहीं। ये अच्छा है ना कि अधीर रंजन चौधरी को उतारा आपने, प्रदेश अध्यक्ष आप ही की पार्टी से वो बने, चुनावी मैदान में टिकट आप ही ने दिया और आज आप कह रहे हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। ये बड़ा अजीब सा लगता है। खैर, मतलब सहूलियत की राजनीति जो कांग्रेस की जो राजनीति रही है, सहूलियत की राजनीति की। 30 सेकंड नहीं सर, आप 40 सेकंड ले लीजिए, बोलिए। देखिए, उसका जवाब ये है कि कांग्रेस है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो अपने 35 से 40 सालों के रहने वाले दोस्तों को छोड़ दे और उन्हीं की पार्टी को तोड़ के एक नई पार्टी खड़ी कर दे। यही उन्होंने शिवसेना के साथ करा, यही अकालियों के साथ करा, ये और दूसरी पार्टी के साथ करा, यही लेटेस्ट उन्होंने बिहार में करा और अब इसी का काम उन्होंने ममता बनर्जी के साथ भी करा। इतनी जल्दबाजी के अंदर देश के अंदर ताकत, बल और फोन करके डराकर सर आपके अपने भी चले गए थे, एमपी और एमएलए को आपकी पार्टी के खुद के लोग चले गए थे, आपकी ही पार्टी के बड़े बड़े चेहरे भी किस तरह से गए हैं। अगर मैं फिर वो इतिहास अगर खोलूंगी वो पन्ने तो डिबेट कहीं और चला जाएगा। बहरहाल राम प्रकाश जी भी आ चुके हैं। कांग्रेस 100+ है, कांग्रेस की आज भी 5 हिंदुस्तान के स्टेट के अंदर सरकारें हैं। अच्छा ठीक है, राम प्रकाश जी आ चुके हैं। आइए, टीएमसी से राम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, शायद कोई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम उधर चल रही है मौसम की वजह से, तो फोन लाइन पर जुड़े हैं। राम प्रकाश जी जल्दी से बता दीजिए कि आज अभी ये जो सिलसिला है ये अब बढ़ता ही जा रहा है, ये नाराजगी, ये रोष, और आज तो खुद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद साहब को आगे आके कहना पड़ा कि ये सब भगौड़े और गद्दार हैं। अरे भगौड़े और गद्दार करार देना बहुत आसान है, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने उन वजहों पर चर्चा करने की कोशिश की कि आखिर इनको ये कदम क्यों उठाना पड़ा?
राम प्रकाश जी। देखिए, हमारे तो सीधी बात है कि सत्ता में थे तो इनको सब कुछ अच्छा लग रहा था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में बोल रहे थे, तो इन्हें क्या बोला जाएगा। तो कल्याण बनर्जी जी ठीक ही बोला है, वो बगड़े और गद्दार की सत्ता में है तो सत्ता के साथ। लेकिन जिनको वो भगोड़ा और गद्दार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपना सिर कटा सकते हैं, सिर झुका नहीं सकते। काकोली घोष कहती हैं कि मैं पार्षद से आज यहां तक पहुंची हूं, तो मैंने टीएमसी के लिए अपना खून पसीना दे दिया, लेकिन टीएमसी के अंदर लोकतंत्र जब खत्म हुआ तो मुझे ये तेवर दिखाने पड़े हैं। लावणी जी 5 बार हारी थी ये सांसद की, 5 बार इनको हार का सामना कराया, और यही ममता बनर्जी के अपना सर पर हाथ रखा तो इनको एक बार जिता चले गए। तो वो शायद वो भूल गई नहीं, अभी सत्ता की मलाई के चक्कर में और भारतीय जनता पार्टी का लुभावना जो है बातें उसमें फंसी। और ये तो मैं आपको सीधा कि हमारा लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र मृत्यु सैया पर सो रहा है। कोई अर्जुन होगा जो तीर से पानी सर, आप भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, और आपके लोग जो कभी अपने हुआ करते थे वो पार्टी के लोकतंत्र को सवालों में ले रहे हैं। लावणी जी मैं सीधा बोलता हूं, आप भी जो है मैं जहां तक जानता हूं कि संविधान की चौथी स्तंभ आपकी पत्रकारिता है। आप सोच के देखिए कि भारत वर्ष के अध्याय में कौन सा अध्याय है। महाराष्ट्र में पहले, मध्य प्रदेश में ओह, लगता है शायद ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है। राम प्रकाश जी, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ क्योंकि आप फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है बसोतिया जी, आपने सुना कि उन्होंने फिर से बीजेपी पर लाकर ये पूरा का पूरा कांटा लगा दिया है कि कहीं ना कहीं से इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो बीजेपी है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टाइमलाइन ऐसी हो गई है। ये जो बार बार सवाल खड़ा हो रहा है, टाइमलाइन भी ऐसी हो गई है, इस पर कोई एक्सप्लेनेशन आप लोग की तरफ से क्यों नहीं आ रहा है? पीयूष जी, इसके बाद आपके पास बात है कि सहने की भी सीमा है, चुप रहने की भी सीमा है। शायद उन सांसदों की आवाजों को इतना दबाया गया कि अब जो पहले बंगाल में था वो भय था, और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व, राज्य के नेतृत्व ने जिस तरह बंगाल के 7 करोड़ लोगों को ये कहा कि भय नहीं, अब भरोसा हो, तो उसी में ये सांसद भी है। इनको भी भरोसा आ गया कि अब आवाज हमारी दब नहीं सकती, क्योंकि मैं आपको बता दूं टीएमसी की जो कोर कमेटी की मीटिंग हुआ करती थी वो पहले से तय हो जाता था कौन अभिषेक के बारे में अच्छा बोलेगा, कौन दीदी को वाहवाही करेगा, सिर्फ मीटिंग में वही बोलेगा। यदि किसी के बागी सर होते थे तो उनको वार्निंग मिल जाती थी कि तुमको इस मीटिंग में नहीं बोलना। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ परिवारवाद की वजह से हो रहा है? पर एकदम परिवारवाद की बात से हुआ है कि जो योग्य प्रतिनिधि है, और इन्होंने एक बात कही राम प्रकाश जी ने कि 5 बार काकोली 10 हार गई। अरे शर्म करो, ममता बनर्जी के लिए भाजपा की नेत्री थी सोनाली गुहो, उसने अपने प्राण दे दिए, अपने घर दे दिया, सब कुछ दे दिया। उसको हाशिए पे ममता बनर्जी सिर्फ इसलिए ले आई कि उनको नेतृत्व उनके आगे कोई चला जाए, योग्य व्यक्ति मंजूर नहीं है, चाटुकारिता योग्य ये मंजूर नहीं है, चाटुकारिता पसंद है, परिवारवाद की वजह से पार्टी टूट रही है। तो वैसे में पीयूष जी, ये परिवारवाद का नतीजा है या वाकई जो टीएमसी कहने की कोशिश कर रही है? और इन सबके बीच सत्ता तो जा चुकी है, पार्टी भी क्या आपको लग रहा है कि ममता के हाथ से खिसक जाएगी अब? देखिए, शुरुआत में जिस तरीके से वेस्ट बंगाल का रिजल्ट आया था उस समय एक बात स्पष्ट हो गई थी कि इतनी बुरी हार यदि टीएमसी की हुई है, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई एक नेतृत्व के क्षमता पे एक सवाल उठने वाली बात तो हुई थी, वरना इतनी बुरी हार होती नहीं। और वो नेतृत्व से यहाँ पे ममता बनर्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो प्ले किया वो है अभिषेक बनर्जी का जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड रहा है। उससे परेशान होके ही शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ी, उससे परेशान होके ही मुकुल रॉय ने पार्टी छोड़ी, और उसी से परेशान होके आपको याद होगा जो अपने दिनेश त्रिवेदी जी थे उन्होंने भी पार्टी छोड़ी थी। तो ये एक तो सर्वविदित फैक्ट है, एलिफेंट इन द रूम है, जिसको पता नहीं क्यों बाकी पॉलिटिकल पार्टीज एड्रेस नहीं करना चाह रही। अभी मैं सभी को सुन रहा था तो सभी अपने नैरेटिव्स को सूट करने वाली बात कर रहे थे, लेकिन एक बात यहाँ पे तय है, वहां ये बात भी आप बिल्कुल पूछी जानी चाहिए कि ये जो 20 सांसद वहां जो अलग हो रहे हैं उनके ज्ञान चक्षु जो हैं वो अभी चुनाव के बाद ही क्यों खुले? ये भी एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता है। आपने देख लिया, रिजल्ट आ गया, आपने देख लिया कि टीएमसी बुरी हालत में है, तब आपके एकदम से ज्ञान चक्षु खुल गए और आप अब डिमांड कर रहे हैं सेपरेट ब्लॉक की।
जी, मैं सुन रहा था काकोली घोष को, और काकोली घोष ये कह रही थी कि हम एनडीए को समर्थन देना चाहते हैं क्योंकि वहां पे विकास नहीं हो पा रहा था ममता बनर्जी के रूल में। तो ममता बनर्जी का रूल पहले भी था, और आप पार्टी लीडर होने के नाते आपने उस समय क्यों नहीं ये बात कही? अभी आपको समझ में आ रहा है। लेकिन इसके साथ भी मैं ये कहना चाहूंगा, प्रश्न चिन्ह यदि उठेगा तो सिर्फ दो चीजों पे, एक कि टीएमसी में अंदरूनी असंतोष भारी है तभी बाहरी बगावत दिख रही है, और दूसरा ये कि ये जो टीएमसी के जो ये 20 लोकसभा सांसद हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया है, ये प्रश्न उन पे उठता है। मुझे यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए बीजेपी पे प्रश्न उठता इसलिए नहीं दिखता कि ये आप खुद गए, आप यदि भाई किसी पार्टी में, आपको एक बात तो तय है 10th शेड्यूल के तहत आप सेपरेट ब्लॉक के तौर पे तो रह नहीं सकते, आपको मर्ज होना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप एंटी डिफेक्शन लॉ से बाहर नहीं हो पाएंगे, आपको वो वाला कवर मिलेगा नहीं, तो आपको मर्जन होना पड़ेगा। तो एनडीए पार्टी के पास ये अपनी बात करने भूपेंद्र यादव जी के पास गए, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि अभी ही क्यों? ये प्रश्न तो इन सांसदों को जवाब देना पड़ेगा कि अभी ही क्यों, लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी पर आरोप लगाना ये उचित नहीं होगा। बहरहाल इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और इसके बाद सीधे मैं राम प्रकाश जी, आप फोन लाइन पर हैं, मुझे उम्मीद है कि अब आपको आवाज मेरी जरूर पहुंचेगी और आपकी उचित आवाज मुझ तक आएगी कि ये जो पूरी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में अब ममता बनर्जी आगे क्या करने को सोच रही हैं, क्योंकि एक तरफ काकोली घोष का जो पूरा जो गुट है उसमें से चीफ व्हिप उनको बना दिया गया है, और इधर आज कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप के लिए उन्होंने लेटर लिख दिया है। तो ऐसे में असली और नकली के खेल में आखिर असली कौन है, ये जो चर्चा है सरगर्म है। चीफ व्हिप वाली कहानी जो है उसका खेल भी शुरू हो चुका है। काकोली घोष ने एक लेटर भेजा, ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी के नाम पर एक लेटर भेज दिया है। असली और नकली की लड़ाई ये कहीं ना कहीं से टीएमसी की विश्वसनीयता, ममता बनर्जी की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं खड़ा करती है? राम प्रकाश जी, वो पहले तो मेरे भाई भाजपा का जो बोल रहे थे उनका बात होता है, तो कह रहे थे कि है नहीं भरोसा चालू हुआ है, तो किसको भरोसा देने आए थे? सांसदों को, विधायकों को जो तृणमूल कांग्रेस से जीते हैं, कि जनता को भरोसा देने आए थे? जनता को तो भरोसा नहीं देता है, वही क्राइम बम बना हुआ है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, धन के नाम पर अत्याचार करा जा रहा है, तो भरोसा तो उनको नहीं दे पाए, किंतु सांसदों को अवश्य भरोसा दे दिया, विधायकों को भरोसा दिए थे कि हम जीत के आ रहे हैं। किनके घर तोड़े जा रहे हैं? घुसपैठियों को अगर बाहर खदेड़ा जा रहा है तो वो कहां से भारत के हो गए, कहां से पश्चिम बंगाल के हो गए? और आपने जिन पर भरोसा करके आप जिनको लेकर आए, मैं एक सवाल जोड़ देती हूँ राम प्रकाश जी, जिन पर भरोसा आप करते थे वो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए यूसुफ पठान जी को कहां से लेकर आए? यूसुफ पठान ने खुद अपनी सीट देने से मना कर दिया, तो भरोसा तो आप खो रहे हैं, भरोसा तो ममता बनर्जी खो रही है। लावनी जी, ये इस तरह की झूठी चीजें कम से कम आप लोग समझ बोलिए। यूसुफ पठान ने खुद बोला है, मीडिया में खुद आके बोला है कि मेरे साथ इस तरह की कोई बात नहीं। तो क्या वो सीट दे रहे हैं ममता बनर्जी को? चलिए मान लिया आपकी बात, तो क्या हम मान लें कि वो सीट छोड़ रहे हैं? ममता बनर्जी को सीट की जरूरत ही नहीं है तो क्यों देंगे? अरे अगर देखिए, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। बंगाल में कहीं भी चुनाव लड़ेंगी, वही तो बोले ना कि ये झूठी चीजें बच्चे बोली आपने, और नगर निगम से खुद आप बात कर लीजिए, उनके पास इस तरह का कोई प्रपोजल ममता बनर्जी नहीं दी है। और जब बसीरहाट की सीट खाली है जहाँ का ऑलरेडी सांसद मर चुके हैं, तो अगर लड़ना हो तो ममता बनर्जी वहां से लड़के चले जाएंगे। कौन कौन सीट छोड़ रहा है? नहीं, कौन कौन सीट छोड़ रहा है ममता बनर्जी के लिए, बताइए दीजिए कौन कौन। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें, एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगी, जरा फुल स्क्रीन लीजिए, ये फुल स्क्रीन लीजिए। ये ममता बनर्जी के घर के बाहर से ये तस्वीरें आ रही है जहां पर सीआईडी की टीम पहुंची हुई है। अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं, गलत हस्ताक्षर और उसके बाद जांच और आखिरकार अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी, उनकी पूछताछ के लिए ये पूरी प्रक्रिया है। हालांकि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, ये कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में अभी भी है, लेकिन घर के बाहर सीआईडी का जमावड़ा है। राम प्रकाश जी, आपके लिए तो एक नहीं कई मुसीबतें हैं। लोकतंत्र भारतवर्ष में रह ही नहीं गया, तो अभिषेक बनर्जी को जेल में दे दें, चाहे उनको गोली से उड़ा दे, कौन सी बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं नजर आता है। अभिषेक जी के साधु संत है जो उनको लोकतंत्र, ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत नहीं करने आई है, यहाँ अंग्रेजों का शासन चलाने आई है। बंगाल राज चलाया, तिरपाल का पैसा वो हम देख रहे हैं, इनके पास मंदिर मस्जिद नमाज और यही है राजनीति।
बोलेंगे क्या हमारे पास? लोकतंत्र की बात करते हैं आप। राम प्रकाश साढ़े जी, 300 की बात करने बड़े वाले अफसोस की अधर्म बात होती है कि अब आप लोगों के सुर बदल गए, लेकिन ये वही बंगाल था जहां सिर्फ तुष्टीकरण चलता था, ये भी एक सच्चाई है। मैं जल्दी से चंद्रमोहन जी के पास, ठीक है, चंद्रमोहन जी के पास जाना चाहती हूँ, बहुत देर से वो इंतजार कर। धर्म की बात करने वाले अधर्मों को अधर्मी मैं और अब आप धर्म की बात करते थे या मजहब की बात करते थे, जरा ये भी तय कर लीजिएगा। बहरहाल चंद्रमोहन जी, एक बात तो तय है कि इंडी गठबंधन की जो कल बैठक हुई थी उसका एक उद्देश्य था कि भाजपा के खिलाफ आपको एकजुटता दिखानी है, एनडीए के खिलाफ एकजुटता दिखानी है, लेकिन यहां तो आप जिनके भरोसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वही पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है। तो क्या इंडी गठबंधन के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करेगी आने वाले समय में? चंद्रमोहन जी, पार्टी नहीं टूट रही है, डर कर कमजोर नेतृत्व के जो डर और कमजोर व्यक्ति टूट रहा है, मजबूत व्यक्ति नहीं टूट रहा है। आज वो व्यक्ति जो अपने आप को, वो देश के प्रधानमंत्री, वो भाजपा में प्रमुख नेता जो अपने आप को बहुत मजबूत कहते थे, आज वो सत्ता की लालच में तो डीएमके कमजोर है आपकी नजर में? डीएमके कमजोर है, डीएमके अलग हो गई आपसे? नहीं, मैं सुनूंगी, आपकी ही बात सुन रही हूँ, लेकिन आपने कहा ना कमजोर व्यक्ति अलग हो रहा है, तो फिर इस गठबंधन से तो डीएमके भी अलग हो गया, इस गठबंधन से तो आम आदमी पार्टी ने भी दूरी बना ली, इस गठबंधन को लेकर तो सीपीआई ने भी लेटर लिख दिया। तो क्या ये सभी पार्टियां कमजोर हैं? 2014 फिर 2019 के अंदर जीतने के बाद 2024 में आने के बाद क्या वो ताकतवर पार्टी के नेतृत्व इतना कमजोर हो गए हैं कि उनको दूसरी पार्टियों के ऊपर ताकत, दल और पैसे के नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है साहब, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है साहब, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप बीजेपी को पानी पी पी कर कोसिए, आपका अधिकार है, लेकिन मेरे सवाल से मत भागिए। क्या ये लोकतंत्र है? आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं। मैंने आपसे दो सवाल पूछा था। आपका जवाब आपकी तरह का है, मेरा जवाब मेरी तरीके से है। नहीं, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि ये जो डीएमके नहीं आती है, डीएमके कांग्रेस पर सवाल खड़ा करती है, आम आदमी पार्टी नहीं आती है, सीपीएम को लेटर लिखना पड़ता है, अखिलेश यादव यहाँ पर खड़े होकर नसीहत देते हैं, क्या माना जाए फिर? तो क्या मानूं मैं? देखिए, आज देश के अंदर क्या ऐसी सरकार जो अपने आप को कहती है कि मैं जीत सकती हूं, तो फिर उसको दूसरों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कारण है? अगर एक ऐसी सरकार को राहुल गांधी से डर क्यों है जो उसके खिलाफ, जो उनके रिलेटेड पोस्टर लग जाते हैं? किससे डर है? कौन डर रहा है उससे? क्या ममता बनर्जी डर रही हैं? क्या शरद पवार जी डर रहे हैं? क्या स्टालिन डर रहे हैं? डर कौन रहा है? एक नेतृत्व के अंदर एक व्यक्ति से डरने वाला एक ही व्यक्ति है जो दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है, वो घबरा रहा है। और आज मैं फिर बोल रहा हूं, राहुल गांधी और कांग्रेस वो अमरेला है जिसके नीचे आना पड़ेगा हर क्षेत्र पार्टी को, एक नेतृत्व बनाकर इंडिया गठबंधन में। ये क्षेत्रीय पार्टियां आपके नेतृत्व को, राहुल के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये बड़ा सवाल है। राम प्रकाश जी, क्या राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लेंगे आप लोग? राम प्रकाश जी, स्वीकार कर रही गई है उस मीटिंग में, तो हम स्वीकार करेंगे। मजबूरी में गई है क्या? इसके पहले तो कभी नहीं जाती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि जब इंडी गठबंधन की बैठक हुई तो स्वयं ममता बनर्जी पहुंचती हैं, इसके पहले तो प्रतिनिधि पहुंचा दिए जाते थे। पहले लावनी जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मजबूरी शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है लोग? ये तो आप बताएंगे ना, ये तो आप बताएंगे। मजबूरी तो कभी नहीं, जिस ममता बनर्जी या सांसद रहते हुए एक पैसा नहीं दिया अपना जो भी फंडिंग, और ना मुख्यमंत्री रहते हुए लिया, तो उसकी मजबूरी क्या है? वो पैसे के लिए तो राजनीति करी नहीं, जो अपने उनको मिलता फंड था वो भी नहीं लेती है, तो उनकी मजबूरी क्या है? खुले विचार किए हैं, किसी के दबाव में कभी चली नहीं। नहीं, मैं यही तो जानना चाह रही हूँ। ठीक है, आज आपके सुर बड़े नरम लग रहे हैं, तीखे तेवर नजर नहीं आ रहे हैं। पीयूष जी, ये तेवर जो तीखे हुआ करते थे, आप इतने नरम सुर हो गए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि नेता कौन है इसको लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वो लावनी जी, आप सोचने के बाद, खैर मैं जिस ट्रेन में हूँ इसलिए मैं अच्छा, ठीक है, तो मेरे ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये भी सच है, लेकिन ये भी सच है कि ममता दीदी इसके पहले इस मीटिंग्स में नहीं गई है। इसके पहले गठबंधन की जब भी मीटिंग हुई है, कोई ना कोई प्रतिनिधि ही पहुंचा था। पीयूष जी, नेता को लेकर भी अब यहाँ पर सवाल खड़ा होने लगा है, और इन सबके बीच जो सवाल मेरा चंद्रमोहन जी से था कि यहाँ पर टूट का असर केवल टीएमसी या ममता बनर्जी पर नहीं पड़ेगा, इस टूट का असर इंडी गठबंधन पर भी नजर आएगा, इंडी गठबंधन की विश्वसनीयता भी खतरे में पड़ेगी। पीयूष जी,
देखिए, इंडी गठबंधन जो बना था उसका कोई आइडियोलॉजिकल फॉर्मुलेशन नहीं है। वो बना ही इसलिए था ताकि एंटी मोदी, एंटी बीजेपी एक पक्ष क्रिएट हो सके जो मौजूदा सत्ता को सत्ता से बेदखल कर सके। ना वहां पे कोई आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस है, ना वहां पे कोई मुद्दों का कोहेरेंस है, ना वहां पे लीडर को लेकर के कोई एक्सेप्टेंस है, कोई वहां पे आप देखें तो सामंजस्य पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। आज ममता बनर्जी इंडी गठबंधन में जा रही हैं, स्वयं पार्टिसिपेट कर रही हैं। पहले आपने जैसे कहा वो खुद ना जाती थी, और वहां पे तो जब नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन जब बना था तो उसका लीडर बनाने की जब बात आई थी तो इन्होंने और केजरीवाल जी ने विरोध किया था। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है। और एक बात यहाँ पे बहुत अच्छे से स्पष्ट है कि अभी ममता बनर्जी ने पीपल मैंडेट खो दिया चुनाव हार के, लीडरशिप का मैंडेट वो अपने पार्टी में खो रही हैं। अभी उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन जो सुवन देव चट्टोपाध्याय को जब उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है जहां पे असंतोष बिखर के बाहर आ गया और लोगों ने पार्टी के जो नेता है वहां रिबेल करने लगे, जिसके कारण काकोली घोष वाला अभी इंसिडेंस हो रहा है और उसी कारण रीता बनर्जी वाला इंसिडेंस हुआ वहां पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये सारी चीजें, असंतोष एक बहुत बड़ा कारण है जिसको इनको इंटरनली डिस्कस करना पड़ेगा। जहां तक अभी बात हो रही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि राहुल गांधी से मोदी जी को डर है, लोकतंत्र खतरे में है। अरे भाई, ये आज सबसे लंबे समय तक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कोई है वो मोदी है, तो इसका मतलब तो फिर देश की जनता मूर्ख है ना, जो उनको लगातार इलेक्ट कर रही है। लोकतंत्र का डेफिनेशन रिडिफाइन करने की जरूरत है। और क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसको नहीं जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। राहुल गांधी के पास डरने के लिए है क्या जो कोई डरेगा उनसे? अपने को पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में इतना ज्यादा नहीं बह जाना चाहिए कि आप रियलिटी से दूर हो जाए। ठीक है चंद्रमोहन जी, रियलिटी से दूर नहीं होना चाहिए, सच्चाई से दूर नहीं होना चाहिए। चंद्रमोहन जी, तो मैं अपने राजनीतिक विषय मित्र से कुछ प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। 2014 से पहले जो सरकार देश के अंदर कार्यरत थी, उसके ऊपर कौन कौन से आरोप लगाए गए थे? भ्रष्टाचार के, उसके ऊपर बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के, आरोप लगाए। मैं भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा हूँ, इनकॉम्पिटेंस के आरोप तो बहुत है चंद्रमोहन जी, इनकॉम्पिटेंस के आरोप तो बहुत है, पॉलिसी पैरालिसिस तो बहुत है। मैं CWG का करप्शन का आरोप बता देता हूँ। बात का जवाब दे रहा हूँ, आप किसी पार्टी के नेता नहीं है जो तर्क वितर्क करे। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मेरे बात बोल लेना, मेरे बात बोल लेना। मैंने आपकी बात ठीक है चंद्रमोहन जी, वो चुप हो गए, आप बोलिए। हाँ, 2014 के अंदर जब सत्ता परिवर्तन के लिए 2014 में जब सत्ता परिवर्तन के लिए सरकार के लिए आवाज उठाई गई थी, तो गुजरात से एक मुख्यमंत्री के रूप के अंदर एक व्यक्ति बाहर आया। उसने कौन कौन से मुद्दे उठाए थे? परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महंगाई। आज 3 साल की टर्म के बाद गुजर जाने के बाद सरकार चोरियों के भी आरोप लगाए। क्या उन सब सिद्धांतों को सिद्धांतहीन होकर भारतीय जनता पार्टी काम करी? और आप जैसे व्यक्ति जो राजनीतिक विशेषज्ञ होकर बात कर रहे हैं, क्या उनको यह प्रमाणित नहीं होता? जिस व्यक्ति को करोड़ों रुपए खर्च करके डैमेज करने की कोशिश करी राहुल गांधी को, आज वही राहुल गांधी जब जब प्रश्न पूछते हैं उसी में यूटर्न भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को लेना पड़ता है। क्यों? क्या वो मुद्दों की लड़ाई के ऊपर जवाब देने से कतराते क्यों हैं? क्या नीट एग्जाम जो बेसिक बड़ा मुद्दा है, जब मन की बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं, अगर ऐसा तो देश होता, के अगर ऐसा होता तो आज भी देश में लोकप्रिय नेता, चंद्रमोहन जी एक सेकंड सुनिए, अगर ऐसा होता तो पहले टर्म के बाद दूसरा टर्म और दूसरे टर्म के बाद तीसरा टर्म, ये ध्यान में रखना होगा ना। राहुल गांधी पर इतना विश्वास होता लोगों को तो फिर साथ चल पड़ते ना राहुल गांधी के। आज आपको एलओपी के रूप में नहीं बैठना पड़ता, ये बड़ा सवाल है। बसोदिया जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट पीयूष जी, बीजेपी से बसोदिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड में आऊंगी इसके बाद। करा जा रहा उसमें भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं। बसोदिया जी काउंटर आंसर कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं, उतने सपने में भारतीय जनता पार्टी को 1 साल लगेंगे। राहुल गांधी का वक्तव्य विवेकहीन है, वो कभी भी संसद में गंभीर मुद्दे पे बात तक नहीं करते, वो भाग जाते हैं। आज इस इंडी गठबंधन की बात कर रही है, धन्यवाद करते हैं हमारे नेता की बात करते हैं, क्योंकि आप हमारे आपकी राजनीति हो नहीं सकती। और मेरे नेता राहुल गांधी वजूद नहीं है बंगाल में, सब उनके संग आए और दिल्ली में जाकर उन्होंने कहा अब मैं खाली कर सकते बीजेपी और कांग्रेस। और राहुल गांधी जी जो है वो संसद में
जब मुद्दों की बात की होती है, 2014 में बात सबसे होती है, ज्यादा तो बात करते हैं विदेश में इम्पीचमेंट करने के लिए, और विदेश में जाके भारत की स्थिति खराब करने सबसे ज्यादा लीक हम हुए करते भारतीय हैं। जनता तो पार्टी कांग्रेस क्या बात करते हैं, और कांग्रेस के जदि को मैं राहुल गांधी को बोलता हूँ, टूटा कौन सी सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, देश के अंदर सबसे ज्यादा एक एक करके अगर बोलते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत सारी सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है। और पीयूष जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो हो रहा है उसका प्रभाव कल पर पड़ेगा, और कल बड़ा महत्वपूर्ण है। दो बातें, एक तरफ इंडी गठबंधन की अभी कल बैठक होती है, ये एकजुटता दिखाने की, विपक्षी एकता की, और दूसरा देखिए अब मैं कल जो आने वाला कल है उसकी बात करती हूं कि एनडीए की बैठक होने वाली है, ये बताने के लिए कि 12 सालों में किस तरीके से विकास हुआ, और उसके बाद का जो कल आएगा 7 राज्यों में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। ये कितना महत्वपूर्ण होगा, ये जो तमाम परिस्थिति बन रही है? पीयूष जी, ये एक बहुत ही ठीक है, बसोदिया जी एक सेकेंड, पीयूष जी को जरा बोलने दीजिए। हाँ पीयूष जी, जल्दी से समाप्त करेंगे फिर। एनडीए के लिए क्रिएट कर रहा है, बहुत ही पॉजिटिव ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहा है, और ये जो 20 सांसद वहां से अलग होकर के एनडीए की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ग्राउंड रियलिटी चेक किया है, जिसके कारण वो उस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और उनको वहां पे अपना भविष्य दिख रहा है। ये कोई पार्टी और आइडियोलॉजिकल माइंडसेट से वो 20 सांसद भी नहीं जा रहे हैं, वो अपना इंडिविजुअल भविष्य देख रहे हैं, और इवेंचुअली वो खर्च होंगे वहां जाकर के, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं। एक बात बस लावनी जी मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं, बार बार इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर के जो यहाँ पे एक भ्रांति फैलाने की कोशिश की जाती, क्योंकि ये मैटर टेक्निकल हो जाता है, तो अभी लगातार ग्रोथ इंडेक्स में आप देखें तो इंडिया लगातार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, कंट्री है। 7.8% 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट की भी बात कह दी गई है, और विश्व स्तर पर भी इसकी चर्चा अब हो रही है। और ऐसी परिस्थिति में ये सवाल कि देश पीछे जा रहा है या मोदी विरोध में अगर देश विरोध शुरू हो जाए तो ये स्वीकार नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इन सब विरोधों के बीच में पहले खुद का आकलन करना जरूरी है। अगर टीएमसी टूटती है तो क्या इसका बड़ा प्रभाव विपक्षी गठबंधन पर भी पड़ेगा, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े रण क्षेत्र में आपने अपने मन की बात साझा की। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।